11 केमिस्ट्री लेसन 1 पार्ट 2 के अनेक टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं सुनील सर, धन्यवाद। देखो, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव। मन कौन टॉपिक आज हम लोग जिक्र करेंगे द्रव। दूसरा द्रव के गुण। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गैस। चौथा गैस का गुण। ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा कि ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक हमारे ठोस द्रव और गैस का घनत्व, आयतन, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इसी में आप लोग मिश्रण पढ़ लीजिएगा, समांगी वगैरह जो भी आता है ना, सब आज का हमारे टॉपिक पर रहेगा। हमारे द्रव्य के वर्गीकरण, उसके बाद से हम इसमें शुद्ध पदार्थ, फिर उसके बाद से अशुद्ध पदार्थ, 8 नंबर में अशुद्ध पदार्थ, फिर उसके बाद समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, समांगी विषमांगी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। अदर समय कर लो धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। आज का हमारे यही 10 टॉपिक हम लोग को पढ़ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले द्रव तो तुम लोग को याद होगा ना। द्रव किसे कहते हैं कि द्रव वह होता है जिसका आकार का होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं द्रव का डिफिनेशन। यहाँ पर पहला टॉपिक द्रव। कह सकते हो कि द्रव वह होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है तथा जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार क्या करता है, ले लेता है। तो द्रव वह होता है जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार क्या करता है, ले लेता है। मान लो कि अगर 1 लीटर कुछ भी कोनो पदार्थ है, आओ तनी एग्जाम्पल तो आपको बता देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। मान लो हमारे पास 1 लीटर जल है। 1 लीटर का है जल है। देखो, जब 1 लीटर जल है तो आप एक पतले नली में रखिए इस जल को, बहुत पतला नली इसमें रखिए, एक थोड़ा चाकर इसमें रखिए, फिर एक और इस तरीके का आकार लेकर के रखिए। बर्तन सब है, मान लो बर्तन 1 है, ये बर्तन 2 है, ये बर्तन 3 है। आयतन आपका फिक्स है कि 1 लीटर है। और आपने कहा भी है कि द्रव होता है वह होता है जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अलग अलग होता है। देख रहे हैं ना, इसका आकार अनिश्चित होता है। इस बर्तन में रखेंगे, जैसे 1 लीटर है जल, इस बर्तन में रखेंगे तो इस आकार का ले लेगा। 1 लीटर जल है, इसमें रखेंगे तो इस आकार के ले लेगा। माने जिस आकार का बर्तन है उसी आकार का उठा कर लेगा, अपना संरचना प्राप्त होगा। समझ आया? तो माने आकार इसका अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसके अनुसार उसका आकार बदल जाता है, इसलिए अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास एक टॉपिक आता है उदाहरण। तो द्रव के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं
जल लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? जल लिखिए, दूध लिखिए, और चाहे तो डीजल लिख सकते हैं, तेल भी लिख सकते हैं। अब कितना लिखेंगे, चलो इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे पास द्रव के उदाहरण हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है द्रव का गुण। द्रव का गुण माने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो द्रव के गुण में क्या कह सकते हैं? पहला कि द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। तो पहला गुण तो बता देंगे ऐसे ही, जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन क्या होता है? निश्चित। दूसरा आप कह सकते हैं कि द्रव जो होते हैं एक कणों से मिलकर बने होते हैं। ठोस के तुलना में कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। इस तरीके से ऊपर एक संरचना बना लेना, थोड़ा सा तो थोड़ा सा दूर दूर होता है। देख सकते हैं कि द्रव कणों से मिलकर बना होता है तथा कण ठोस के तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते याद है ना? ठोस के कण कला पड़े थे एकदम चिपक करके थे, लेकिन द्रव के जो कण होते हैं ठोस की तुलना में क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर। आ जाओ, और क्या कर सकते हैं कि ठोस के कणों का यहाँ लिखा द्रव के कण या द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है? कम होता है। ठोस से कम होता है। क्यों होता है? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि जो ठोस होता है उसके कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव के थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व का मतलब होता है कि कण जितने पास रहेंगे, यह है ना दो मार्कर, जितने चिपक कर करेंगे इसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। आयतन जब जैसे मान लो कि चिपक करके तो आयतन इसका कम है तो घनत्व अधिक है। थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी तो आयतन बढ़ गया। आयतन का मतलब होता है कितना स्थान वो घेरता है। जितना अधिक स्थान घेरेगा आयतन उतना ही अधिक होता है। तो जब द्रव होते हैं थोड़ा कण दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है। 4 नंबर देख लो, द्रव का आयतन ठोस से अधिक होता है ना। द्रव का आयतन ठोस से अधिक होता है। चलो ये भी जान गए। 5 नंबर भी देख लेते हैं कि जो इधर आ जाता है। 5 नंबर हम लोग कह सकते हैं 5 नंबर में कि जो ठोस होते हैं उसका उनके बीच में, जैसे द्रव था, द्रव में थोड़ा सा कण दूर दूर है, तो इसीलिए इनका अंतराणिक स्थान इसमें पाया जाता है। ठोस में नहीं पाया जाता है। ठोस के कण बहुत चिपक करते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं। बाद में लिख सकते हैं कि द्रव के कणों के बीच थोड़ा खाली स्थान पाया जाता है, जिसे अंतराणिक स्थान कहते हैं। जैसे कण है ना, इनके बीच में थोड़ा सा जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को हम लोग अंतराणिक स्थान। चलो 6 नंबर आ जाओ। 6 नंबर में कह सकते हो कि जो द्रव होते हैं इसके कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाएगा ना। अरे जो ठोस थे, जो ठोस के कण से चिपक करते, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था। अब द्रव में ठोस के भाई द्रव के कण तो थोड़ा सा दूर हो रहा है ना, तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाएंगे ठोस की तुलना में कम होता है। तो कहना कि द्रव का गुरुत्वाकर्षण बल ठोस से कम होता है, कम होता है। 7 नंबर आ जाओ।
और क्या बता सकते हैं कि जो द्रव होता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, याद कर लो, द्रव में बहने का गुण पाया जाता। और क्या हो सकता है भाई कि द्रव में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, क्या माने द्रव होते हैं उसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए द्रव में जो होता है गतिज ऊर्जा पाई जाती है। याद होगा ठोस में गतिज ऊर्जा क्या होती है, नहीं पाई जाती है, कल आप पढ़े थे। लेकिन जो द्रव होते हैं, द्रव में यहाँ लिख लेना कि द्रव में ठोस के तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है, अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, ये भी बात बता सकते हैं। 8 नंबर जो होगा। 9 नंबर, स्थिति ऊर्जा, ठोस में कण चिपक करके तो चलते नहीं थे, इसीलिए ठोस में स्थिति ऊर्जा अधिक थी, लेकिन इसमें तनी दूर रहते हैं, तनी बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसमें स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लिख सकते हैं कि द्रव में स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम होती है, ठोस से क्या होती है, कम। अब हम लोग आते हैं गैस के पास। ठीक है, एक ये पढ़ लीजिए, ये आप कहते हैं गैस। याद भी होगा गैस किसे कहते हैं। आप कह सकते हैं कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, कहीं भी रखिए उसका आकार भी बदल जाएगा और उसका आयतन भी बदल जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैस वह होता है जिसका आकार और आयतन, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, तथा गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वह उस बर्तन का पूर्णतः आकार ले लेता है। माने जैसे बर्तन होता है, छोटा होगा बड़ा होगा, पूर्ण रूप से उसका आकार ले लेता है। ठीक है, तो गैस की एक बात हो गई, गैस के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण में तो आप जानते होंगे, गैस के उदाहरण में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2, सब गैस होता है। जिस बर्तन में रखेंगे पूरा उस बर्तन जो होता है उस आकार का वो गैस। ठीक है, अब हमारे पास जो बात होगी, क्या बात होगी, देखो यानी इसका चित्र बनाते हैं गैस का। चित्र जब हम लोग बनाएंगे गैस का, तो देखो एक कण बहुत दूर, ये देखो, माने जो गैस होते हैं इसके कण बहुत दूर दूर है, देख रहे हैं गैस गैस के कण क्या है, बहुत दूर दूर। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग गैस का पानी गुण भी देख लेते हैं, गैस का गुण। तो पहला क्या कह सकते हैं कि गैस का आकार और आयतन, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं गैस के कण ठोस और द्रव की तुलना में
द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तीसरा, इसमें अच्छा याद करो, बहुत दूर दूर होते हैं। तो तीसरा तो लिख सकते हैं कि इनके बीच में अंतराणविक स्थान बहुत अधिक पाया जाता है। अरे भाई ठोस में अभी आपने देखा कण बहुत पास पास थे, इसमें जो होंगे बहुत दूर दूर होंगे, तो जितना डिस्टेंस बनेगा उनके बीच का दूरी उतना ही अधिक बनता है। ये भी लिख सकते हैं कि गैस के बीच अंतराणविक स्थान बहुत अधिक होता है। 4 नंबर क्या कह सकते हैं? अच्छा बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर है। चलिए जाना कि गुरुत्वाकर्षण बल ठोस और द्रव के तुलना में कम होगा, कम होगा। 5 नंबर देखो, बताओ घनत्व क्या होगा? कम होगा कि अधिक होगा? क्या कहेंगे? घनत्व कम होगा ना, क्योंकि जितना ही इसका आकार बढ़ेगा घनत्व उतना ही कम होगा, आयतन बढ़ता है। ये ना कि गैस का घनत्व ठोस और द्रव से कम होता है। 6वां, बताओ गैस का आयतन अधिक होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थान ही लेता है। तो गैस का आयतन ठोस और द्रव के तुलना में अधिक होता है, अधिक होता। और क्या बता सकते हैं भाई? इसका 7 नंबर गुण क्या बता सकते हैं? और भी गुण हैं इसकी। कह सकते हैं कि जो गैस होता है, गैस में बताओ गतिज ऊर्जा बहुत अधिक पाई जाती है। ठोस में कम, द्रव में कम, लेकिन गैस में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। ये 7 नंबर आप बता देंगे। 8 नंबर बताओ, स्थिति ऊर्जा अधिक पाई जाती है कम पाई जाती है? कम पाई जाती है। ये गति है, अधिक पाई जाती है। लिख सकते हैं इसकी स्थिति ऊर्जा कम पाई जाती है। स्थिति ऊर्जा कम पाई जाती। एक और लिख सकते हैं 9 नंबर में, इसमें उड़ने और बहने दोनों का गुण पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है। समझ गए? तो अगर गैस के बारे में कोई आपसे पूछे तो गैस के बारे में पूरा टोटल आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए, बता दोगे? अब आ जाओ नेक्स्ट। ये टॉपिक भी पढ़ लिए हम लोग, 4 नंबर भी पढ़ लिए। अगर मैं कहूँ कि गतिज, अब कुछ माने नोट पॉइंट को बना देना। गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम पहले समझो। बताओ सबसे अधिक है, सबसे कम गति ऊर्जा किसकी होती है? ठोस की, ठोस लिखो। उससे अधिक द्रव की, और सबसे अधिक किसकी? गैस की। अच्छा, ये चिन्ह जानते हो ना कहाँ है? ये चिन्ह जो देखते हो ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर ये जो लग गया ये बड़ा है ये छोटा है। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है कि कम इसका है, इससे अधिक इसका है, इससे अधिक इसका है। सबसे अधिक गति ऊर्जा की बात करेंगे तो गैस से, इससे कम द्रव से, इससे कम ठोस की। चलो, ये पहला बात है। दूसरा बात आपका है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम बताओ। सबसे अधिक, सबसे बढ़ता क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम स्थितिज ऊर्जा किसकी होती है भाई? गैस की होती है ना। इससे
अधिक तनि द्रव का होता है और सबसे अधिक किसका होता है? ठोस। ठोस गति ही नहीं करता, निस्थिति का मतलब गति जो नहीं करता, तो ठोस गति नहीं करता, इसलिए कि गति विजय सबसे अधिक है। ए स्थिति में 3 नंबर आ जाओ कि गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ता क्रम। बताओ सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल किसमें? गैस में। याद करो इसको, गैस में होता है, इससे अधिक द्रव में, सबसे अधिक ठोस में। चलो अब हम लोग 4 नंबर आ जाते हैं। घनत्व का बढ़ता क्रम। बताओ सबसे कम घनत्व किसमें? गैस में, इससे अधिक द्रव में, सबसे अधिक ठोस में। घनत्व के बाद आयतन का बढ़ता क्रम। बताओ सबसे कम आयतन किसका होता है? ठोस का, उससे अधिक द्रव का, सबसे अधिक गैस। चलो नोट करो। ठीक है, जब पूछेगा परिकरण के बारे में तो बता देना कि द्रव्य के परिकरण, द्रव्य को 2 भागों में ये क्या होता है? शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में, एक तत्व हो गया, एक यौगिक। तत्व को 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। अशुद्ध पदार्थ एक मिश्रण होता है, मिश्रण के 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। द्रव्य आप पढ़ चुके हैं, द्रव्य को लिखाने की जरूरत नहीं है। चलो शुद्ध पदार्थ बात है। शुद्ध पदार्थ देखो, कहो कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लिख लो, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। याद हो, मानव पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। उदाहरण में लिख लो हाइड्रोजन, ये भी शुद्ध है। H2, नाइट्रोजन, यह भी शुद्ध है। N2, ऑक्सीजन, यह भी शुद्ध है। O2। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध। शुद्ध के बाद आ जाओ तत्व। सेकंड में आते हैं। अच्छा, आपको याद है क्या तत्व का होता है? आपने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं, तत्व को हम लोग 2 भागों में नहीं बांट सकते। जो तत्व जैसे मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक तत्व है, उसको 2 भागों में नहीं बांट सकते, और न तो तत्व को 2 भागों को मिला करके बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखना है। लिख लो, एलिमेंट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कि तत्व वह होता है जिसे न तो 2 भागों में बांट सकते हैं और न ही 2 भागों को मिलाकर बना सकते हैं। ठीक है, तत्व होता है जिसको 2 भागों में हम लोग बांट भी नहीं सकते हैं और 2 भागों को मिलाकर बना भी नहीं सकते। उदाहरण में लिखते हैं इसके, ये भी लिख सकते हैं। अरे तत्व में तो थोड़ा सा इसमें लिख लेना, तब उदाहरण लिखना कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में 118 तत्व, याद हुआ ना? कि कोई पूछा आपसे कि बताओ आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 118 तत्व। उदाहरण में लिख लो तत्व के।
और ऑक्सीजन लिख लो, जिसको O2 कहते हैं। नाइट्रोजन लिख लो, जिसको N2 कहते हैं। हाइड्रोजन लिख लो, इसके H2 का। एक तत्व आपके होते हैं, ठीक है ना। तत्व के बारे में बता सकते हैं। तत्व के बाद हमारे पास एक आता है जिसका नाम होता है यौगिक। पहले तत्व के बाद धातु है, धातु देखो। धातु धातु आ जाए। अच्छा, आप 10 में तो पढ़े थे ना धातु के बारे में। क्या होता है? धातु ये पदार्थ होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हाँ, तत्व वे होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है तथा ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक होते याद करो, बहुत सिंपल सी बात है कि धातु के बारे में जब भी कोई कहे तो धातु वो होता है जिसमें चमक पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अच्छा चलो, उदाहरण में तो धातु का जानते ही हो ना। लोहा लिख लो, चांदी लिख लो, सोना लिख लो, कॉपर लिख लो, प्रत्येक जानते हो। इसका एजी लिख लो, इसका एफई लिख लो, इसका एयू लिख लो, इसका सी लिख लो। आपके लिए सबसे उपयोगी कौन सा धातु है? आपके लिए सोना। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक नोट पॉइंट में जरूर याद रख लेना कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। याद कर लो। मरकरी के कौन नाम बता सकते हैं? पारद। इसी को पारा भी कहा जाता है। इसका प्रतीक बताओ। Hg। मरकरी द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। चलो भाई, धातु हो गया। धातु का रासायनिक गुण आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे चैप्टर इसमें। अरे क्रिया कराते हैं, जैसे मान लो कि चांदी है, चाहे लोहा है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, लोहा है नाइट्रोजन से क्रिया किया, या जल से क्रिया किया, तो ये सब ऑक्सीजन रासायनिक गुण आ जाते हैं। ठीक है, धातु के बाद आते हैं धातु, नॉन मेटल। सभी धातु में गैस अवस्था पाई जाती है, याद रखना। और धातु किसे कहते हैं? इसी का उल्टा कर लो। अधातु वे होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती है तथा जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है। ओके, उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? हाइड्रोजन गैस लिख लो, नाइट्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, लकड़ी लिख लो, कागज लिख लो, कांच लिख लो। ये सब अधातु होते हैं। ठीक है, सब क्या होते हैं? नोट कर लो इसको। ठीक है, उपधातु तो याद होगा ना आपको? हाँ चलो, तो उपधातु देख लेते हैं। तो कहेंगे कि उपधातु वो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। याद करो, लिख लो। उपधातु वह होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। सिंपल सी बात है कि धातु वो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। माने इसमें ये होगा कि कुछ धातु के भी गुण पाए जाएंगे, कुछ अधातु के भी। इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हो? याद किए, बता दो कुछ।
100 के साथ इसको उदाहरण में आप जर्मनी लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे जर्मेनियम GE। और क्या लिख सकते हैं, आर्सेनिक, एकदम लिखेंगे AS। और बोलो एंटीमनी के नाम सुने, प्रतीक बताओ SB। बिस्मथ का नाम सुने, Br। सिलिकॉन का नाम सुने, ये सब आपके उपधातु होते हैं, या सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग रखना ना, मोबाइल का जो चार्जर होता है, जैसे ये चार्ज हो रहा है, ये डाटा केबल इसको कहते हैं, इसके अंदर यूज किया जाता है। हम लोग ये जो धातु का तार है इसका यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये धातु के तार को यूज करेंगे तो ये मोबाइल जो होता है गल जाएगा, इसलिए ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग करते हैं। डायरेक्टली जो देख रहे हो जो लगाया गया है, इसमें ना लगाकर डायरेक्टली अगर हम लोग बोर्ड में लगाएंगे तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उपधातु लगाया गया। जब धारा बहुत अधिक आता है तो उसको नियंत्रित करता है। तो हम जानते हैं कि धातु में बहुत अधिक धारा बढ़ता है। अच्छा, उपधातु होता है इसमें कम, क्योंकि धातु दोनों गुण पाया जाता है। इसीलिए मोबाइल के जो डाटा केबल होते हैं सब में देखना, छोटा सा एक हरियर का होता है, तो खजर उसमें तार जुड़ा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर लगा। पंखा में भी वही लगा है, उपधातु ही लगा है। देखो यहाँ पर लगा है सफ़ेद रंग का, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसको कैपेसिटर का। टीवी में भी जाओ, सब में आपको उपधातु बहुत अधिक मिलते हैं। टीवी के बाद सिलिकॉन की जो बात देख रहे हैं, तो जो आप देखते होंगे सोलर सेल वाला प्लेट होता है ऊपर की तरफ, सब प्लेट के ऊपर जो होता है आपका यही सिलिकॉन लगा होता है, समझ रहे हो। इसी सिलिकॉन के द्वारा होता है ना, सूर्य के प्रकाश को खींचता है और खींच करके चार्ज करता है, समझ गए होगे। चलो आगे। अच्छा, जितने देखते हैं सब P ब्लॉक के नहीं पाए, आपको पढ़ाया गया था ना, और आप इसमें देखेंगे भाई जितने ये देख रहे हो उपधातु, सब उपधातु P ब्लॉक में पाए जाते हैं। P ब्लॉक ऐसा है उसमें धातु और धातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं। बाकी S ब्लॉक में S ब्लॉक, B ब्लॉक और F ब्लॉक, इसमें केवल धातु उपस्थित है, ठीक है। अब इस चलो यौगिक कोई बताएगा, यौगिक किसे कहते हैं, बताओ फट दे। कुछ उदाहरण बताओ, कंपाउंड कहते हैं ना, हाँ चलो एकदम सही लड़की बोली है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो इसे यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक। कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। अच्छा, यौगिक का एक और चीज़ इसमें नोट कर लेना, यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। जो यौगिक होता है, यौगिक का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, समझ रहे हो। तो देखो कैसे, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है ना, उदाहरण में कुछ बता सकते हैं, जैसे जल है, क्या है, जल। तो जल लिखिए, जल एक प्रकार का यौगिक है, इसका सूत्र भी आपके पास होता है H2, ठीक है। अमोनिया लिख सकते हैं NH3, पहले तो हिंदी में लिख लो अमोनिया, अमोनिया है। अच्छा, ये अमोनिया गैस कहीं देखें आप, हाँ, लैट्रिन में जाते होंगे तो बदबू देता है, तो ये अमोनिया गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, देखें कहाँ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका भी सूत्र हो जाएगा, जो भी बोलिए, चीनी, चीनी का नाम सुना है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12, वो तो ग्लूकोज का होता है, C12H22O। ये भी सब यौगिक है। ग्लूकोज का नाम सुने, क्या सूत्र होता है, चलो ये सूत्र आता है, ठीक है ना। तो जो भी आप देख रहे हैं तो सब ये क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। माने यौगिक का कोई ना कोई सूत्र होता है। जैसे जल है तो जल का H2O लिख देंगे, अमोनिया का NH3 लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 लिख देंगे, और चीनी है तो C12H22, ग्लूकोज है तो C6H12O6 लिख देंगे, ठीक है। ये यौगिक के बाद अब हमारे पास जो आएगा उसका नाम होगा मिश्रण। क्या होगा, मिश्रण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिक्सचर। देखो, जब दो या दो से अधिक तत्वों को या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, अनिश्चित अनुपात में,
इसका अगर आपको शरबत बनाना है तो मन करता 1 बाल्टी पानी में आधा किलो चीनी डाल दो, 2 किलो चीनी डाल दो, 3 किलो चीनी डाल दो। ऐसा कोई सूत्र भी नहीं होता। तो लिख लेते इसको मिश्रण में कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। याद करो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम लोग अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो इसे मिश्रण कहते हैं। आगे लिख लेना, मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। क्या कहोगे? मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता। ठीक है, ठीक है। उदाहरण में तो बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। शरबत बनाते हैं ना हम लोग, तो किसी भी अनुपात में बना सकते हैं। ठीक है, शरबत लिख लो। लड्डू ले लो, लड्डू, बहुत लड्डू खाए होंगे आप। इसका भी कोई अनुपात नहीं है, मन के जितना हो उतना चीनी डालिए। कहीं आप लड्डू आता है तो देखते हैं बड़ी चीनी इसमें ज़्यादा, कहीं कम चीनी है, तो इसको भी किसी भी अनुपात में मिला करके बना सकते हैं। चलो भाई, अब आ जाते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार बताओ, मिश्रण कितने प्रकार के? तो मिश्रण 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन? अच्छा, आप याद है समांगी कभी जिंदगी में देखे हैं आप अपने लाइफ में? हाँ, कहाँ? शरबत माने समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग हाँ अलग अलग नहीं देख सकते। देखिए, अभी आपको आगे बताएंगे कि विलय के बारे में पढ़े होंगे। विलायक के बारे में, पानी ले लो, पानी में चीनी डाल दो। मैंने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दिया तो पानी विलायक होता है, उसकी मात्रा अधिक होती है। और चीनी जो डाल रहे हैं वो विलय होता है। जो हमारे बाहर से डालेंगे, कुछ भी ले लो, पानी ले लो, उसमें नमक डाल दो तो पानी विलायक हुआ, नमक आपका विलय। पानी ले लो, चीनी डाल दो, पानी आपका विलायक, चीनी। पानी ले लो, जो भी डालो, सब जो भी बाहर से डालोगे विलय, आ जो अंदर उपस्थित होता है विलायक। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है ना कि आप कह सकते हैं कि इसमें विलय जो मिलाते हैं, याद करना, और विलायक को अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख सकते। बताओ, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ, पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, आज आप टाक सेकेंड नंबर आ जाते हैं विषमांगी मिश्रण। नाम से ही पता चल रहा है विषमांगी। विषमांगी, विष माना होता है अलग अलग। माने अब इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी लीजिए, पानी में मिट्टी मिला दें। पानी आपके पास है, उसमें आप मिट्टी मिला दीजिए। पानी में मिट्टी मिलाएंगे तो पानी और मिट्टी को हम अलग अलग क्या करते हैं, देख लेते हैं, तो विषमांगी हो जाएगा। इसमें विलय और विलायक को अलग अलग देख लेते हैं, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण बता दो, पढ़ा के क्या लिख सकते हैं आप? पानी और हाँ, बालू जाके नीचे बैठ जाता है, जानते भी, पानी और बालू का मिश्रण। चलो नोट कर लीजिए।